मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं RAS मेंस एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, एक आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन फिर भी RAS मेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। फिर भी स्टूडेंट इसे सामान्य हिंदी समझने की भूल कर देते हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर हम एक खास मेहमान को लेकर आए हैं जो आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। स्टूडेंट्स की बहुत ये चीज आ रही थी कि मैडम हिंदी सब्जेक्ट जो बहुत स्कोरिंग है वहां हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, इसको हम लाइटली ले लेते हैं और जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि नहीं, कुछ गलतियां हमने की है। तो आज एक खास मेहमान डॉक्टर भैराराम जी बेनीवाल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो है बच्चों के लिए टाइम दिया। तो सर, थैंक यू सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। सबसे पहले धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सर के लिए आप बता सबका दूं। और विशेष विशेष तौर से किरण जी का हार्दिक आभार कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज को कहीं विद्यार्थी तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मेरे मित्र कहो, सीनियर कहो, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी जाट हैं, उनके माध्यम से ही आपसे मिलना हो रहा है, वो भी डिजिटल रूप में। तो इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले सर के बारे में बता दूं। सर वर्तमान समय में राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। और इनकी जो सब्जेक्ट पर जो इनकी पकड़ है और जो भी स्टूडेंट्स इनके साथ पढ़े हैं, सर ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, तो सभी इनके बारे में जानते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं ये सेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए। सर, सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि जो RAS मेंस एग्जाम है, हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है एक बार। जी, आरएएस में मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। जो चतुर्थ पेपर है वो लैंग्वेज का है। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे मैं पहले की बात करूं तो 2016 तक फोर्थ पेपर में 3 पार्ट थे अलग अलग, और 3 ही लैंग्वेज थी, हिंदी, राजस्थानी और अंग्रेजी। लेकिन वर्तमान 2018 के जो पेपर या अभी 21 का जो आरएस हो रहा है, इसमें केवल 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। जी। इसमें हिंदी के 120 अंक है और 80 अंक की अंग्रेजी है। लेकिन मोटे तौर पर माने तो हिंदी में 20 नंबर के ऐसे पार्ट डाल दिए गए हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही है, कॉमन है। जी। तो यूं समझ लें 100 नंबर की हिंदी है, 100 की इंग्लिश है। अब जो जो स्टूडेंट प्रॉपर आरएस में आना चाहता है, मतलब टॉप 50 में या टॉप 10 में, तो उसके इस पेपर में स्कोरिंग होनी चाहिए। जी। और ये ऐसा पेपर है कि यदि आप बढ़िया रणनीति बनाकर पढ़ते हैं और रेगुलर लिखित में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आसानी से 130 तक पहुंच जाते हैं 200 में से। जी। और मेरे एक स्टूडेंट की मैं बताऊं, 2013 में वो स्टूडेंट महिला थी, और 2013 में वो एलडीसी लगी, 2016 में आरएसीएस बनी। तो 16 में उसके हिंदी में कोई खास नंबर नहीं थे, लेकिन 2018 में ऑल राजस्थान में 148 अंक इस पेपर में वो लेके आई 200 में से। और जी। इसी पेपर की वजह से वो प्रॉपर 24वीं रैंक पे चयनित हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि पहले 3 पेपर में आप बढ़िया अध्ययन करते हैं, फिर भी आप 90-95 अंकों तक पहुंच पाते हैं। जी। लेकिन इसमें यदि रणनीति से फोर्थ पेपर की तैयारी करते हैं, तो आप ये ऐसे समझ लीजिए मैथ्स की तरह है। एक बार आपकी ट्रिक्स और कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां यदि आपने दूर कर ली, तो नो डाउट आप 135 140 आराम से पहुंच जाते हैं। और इतने अंक यदि आ गए तो आपको फिर उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरव्यू में 60 नंबर ले आओ और बाकी इसमें 140, और बाकी तीनों पेपर में 90 95 85 के आसपास नंबर आ जी। जाए, तो आप आसानी से चयनित हो। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। भाग अ है जो व्याकरण का है, और भाग अ में व्याकरण के 11 टॉपिक है। जी। उन टॉपिकों में
6 ऐसे टॉपिक है जो तो आपको शुद्ध रूप से समझने होते हैं, लेकिन 5 टॉपिक ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से विद्यार्थी को स्व अध्ययन करना होता है। पार्ट बी है, वो रचनात्मक लेखन का है, जिसमें प्रारूप लेखन है, पत्र लेखन है, पल्लवन है, संक्षिप्तीकरण है। तो पार्ट बी भी 50 अंक का, पार्ट या ए है वो भी 50 अंक का, और पार्ट सी है जो भाग स, वो निबंध लेखन का है और वो 20 अंकों का है। तो इस प्रकार 120 अंक है जो अलग अलग डिवाइड किए गए। मैं एक एक पार्ट को और डिटेल से अभी आपको बता देता हूँ। जी। पार्ट ए में यदि बात करें, 50 अंकों में व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको कैसे पढ़ें, किस तरह से तैयार करें। तो पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आरएस मुख्य परीक्षा पेपर 4 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। पार्ट ए में सबसे पहला टॉपिक शुरुआत होता है आपके संधि से, जो समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि इसमें आपकी समझ विकसित हो जाती है, आपको वर्ण विचार का, वर्णों का बेसिक नॉलेज होता है, तो आप आसानी से संधि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसे मान लीजिए संधि हिंदी है, यदि संधि नहीं आई तो न तो उपसर्ग आएंगे आपको, न प्रत्यय आएंगे, न शब्द शुद्धि आएगी। तो मेन टॉपिक है संधि। तो संधि के लिए थोड़ा वर्ण विचार का नॉलेज लेकर आप संधि समझ सकते हैं। संधि के बाद अगला टॉपिक है उपसर्ग, जो उपसर्ग है जो संधि पर ही निर्भर है। जैसे अब संधि की बात करूं तो 12 प्रश्न आते हैं संधि के टोटल। 3 प्रश्नों में 4 4 12, 12 में से 8 शब्द ऐसे दे देंगे जिनका संधि विच्छेद करना है, और 4 शब्द ऐसे दे देंगे जिनकी संधि करनी है, लेकिन संधि का नाम नहीं बताना है। अभी तक का पैटर्न ये फिक्स है। तो अब बात करते हैं 12 में से। संधि के 3 पार्ट है। स्वर संधि से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, लगभग 7 या 8 स्वर संधि से। 3 प्रश्न आ जाएंगे व्यंजन से, 1 आता है विसर्ग से। पिछले मैं 5 आरएस के पेपर की स्टडी करके ये चर्चा कर रहा हूँ। तो 1 विसर्ग संधि का शब्द आ जाता है, 3 व्यंजन संधि के शब्द आते हैं, और 8 शब्द है जो ओनली स्वर संधि से आते हैं। तो किस प्रकार को आपको संधि को तैयार करनी है, इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th से 12th की जो पुस्तक है उसको आदर्श पुस्तक मानना है, क्योंकि कुछ अलग अलग गाइडों में नियम थोड़े अलग अलग दिए हैं, उद की जगह उद मान दिया है। बिल्कुल। ये थोड़ी समस्या है, इसका समाधान करने के लिए आपको बोर्ड की ऑथेंटिक पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है उपसर्ग। यदि संधि समझ में आ गई है तो उपसर्ग आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। उपसर्ग के भी 3 पार्ट है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग से प्रश्न आएगा जिसमें पूछेंगे मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। जी। ये फिक्स पैटर्न है। आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग है, उनमें से ही प्रश्न मिलेगा। कोई भी शब्द देके पूछेंगे इसमें उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है। फिर बात करते हैं हिंदी और विदेशी उपसर्ग, उनसे फिर सीधा प्रश्न आएगा। कोई भी एक उपसर्ग देके पूछेंगे, इससे 2-2 या 3-3 शब्द बनाइए। कभी 3 पूछ लेते हैं, कभी 2। तो कम से कम स्टूडेंट को एक उपसर्ग से 4 शब्द याद होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ हिंदी के उपसर्गों में का उपसर्ग की, का अर्थ होता है बुरा, तो कायर, कापुरुष, कापथ, काजल, ये 4 शब्द आपको कम से कम याद रहे। तो हिंदी और विदेशी उपसर्गों से आपको 2-2, 3-3 या 4-4 शब्द बनाने रहेंगे, और संस्कृत के उपसर्गों से सीधा आएगा मूल शब्द और उपसर्ग अलग करिए। संधि यदि समझ में आई हुई है तो उपसर्ग आपके लगभग लगभग तैयार हो जाएगा। और 25 एक हिंदी और विदेशी के उपसर्ग है, उनका आप यदि 4-4 शब्द याद कर लेते हो तो मेरे अनुसार इसमें कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद समास टॉपिक है, वो आरएस में नहीं है। पहले होता था कालांतर में, लेकिन अब हटा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में विद्यार्थी भूलवश संधि समझ लेते हैं, प्रत्यय में संधि नहीं होती है। प्रत्यय में केवल संयोग होता है। प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंत में जुड़ती है, और स्वर नहीं है, व्यंजन है प्रत्यय का पहला वर्ण, तो वो ज्यों का त्यों लगता है। अब प्रत्यय के भी 2 पार्ट है, एक तो कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, और एक विदेशी प्रत्यय और है। तो इनसे प्रश्न कैसे आते हैं? हिंदी के जो प्रत्यय है कृदंत और तद्धित, उन प्रत्ययों से तो सीधा सवाल आएगा जिसमें पूछेंगे तो मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए। और विदेशी प्रत्ययों से या किसी हिंदी के देशज प्रत्यय से सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, इससे 2-2 शब्द या 3-3 शब्द बनाइए। जैसे मैं बोल देता हूं साज प्रत्यय, एक विदेशी प्रत्यय है साज, उससे 3 शब्द बनाइए। तो घड़ी साज, जल्द साज, जाल साज, ऐसे शब्द आपको याद होने चाहिए। तो ये तो हुआ संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। जी। इन तीनों के प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कैसे पैटर्न।
फिर अगला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण, शब्द शुद्धि का। शब्द शुद्धि में यदि देखें तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। 2016 के पेपर में ऐसा पैटर्न दिया था, एक ही प्रश्न में 4 ऑप्शनों में 16 शब्द दे दिए और उनमें से पूछा कि शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए, तो उन 16 में से केवल 12 शब्द शुद्ध थे, वही वापस लिखने थे। 18 में वापस अलग तरीके का प्रश्न पूछ लिया, कुछ शब्द थे अशुद्ध दे दिए, उनको शुद्ध करना। तो 8 या 10 शब्द पूछते हैं। और शब्द शुद्धि में यदि देखें तो बोर्ड की पुस्तक आप पढ़ लेते हैं तो उसमें 22 प्रकार की शब्दों की अशुद्धियां दी हुई है। उन 22 प्रकार की अशुद्धियों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, तो आसानी से शब्द शुद्धि हो सकती है। और शब्द शुद्धि टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा रिटन प्रयास करना चाहिए, लिख कर प्रयास करना चाहिए। आप जब भी बैठे पढ़ने, जैसे अभी समय थोड़ा कम है, फरवरी में एग्जाम है, तो आप एक बार हर संडे 300-400 महत्वपूर्ण शब्द है उनको लिख डालो, 1-1.5 घंटा लगेगा। और आपको जिस शब्द का रूप शुद्ध पता नहीं है वही शब्द लिखें, बाकी जो पता है उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मेरे अनुसार 200-250 शब्द निकल कर आएंगे जिनका रूप में आपको कंफ्यूजन होता है, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो शब्द शुद्धि भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है वाक्य शुद्धि। देखिए, वाक्य शुद्धि पढ़ने से पहले आपको वाक्य की संरचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद प्रभेद का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट सीधा वाक्य शुद्धि पर पहुंचता है। मेरी उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप पहले वाक्य विचार जो टॉपिक है जी उसकी मूल अवधारणा को समझिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के 3 दृष्टियों से अलग-अलग भेद हैं। तो उसमें मेन दृष्टि है रचना या संरचना के दृष्टि से वाक्य के भेद प्रभेद। तो उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो इससे आपके 2 काज हो जाएंगे। एक तो वाक्य शुद्धि आप आसानी से कर पाओगे, और एक जहाँ इस 50 नंबर के भाग है में स्टूडेंट की जहाँ सबसे अधिक गलती होती है, वो पार्ट है मुहावरे एवं लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग। तो वाक्य में प्रयोग करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हिंदी का वाक्य कैसे बनता है, जी क्या उसकी नियमावली है, कर्ता कहाँ आता है, कर्म कहाँ आता है, क्रिया कहाँ आता है। तो वाक्य विचार पूरा ध्यान से देखना है। कोर्स में वाक्य विचार नहीं है, फिर भी आपको ध्यान से देखना है, वजह आपको वाक्य शुद्धि और मुहावरे लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग सही से सीखना है। तो वाक्य शुद्धि जिस प्रकार शब्द शुद्धि की 22 गलतियां थी, वैसे न वैसे वाक्य शुद्धि के लिए भी 13 प्रकार की अलग-अलग अशुद्धियां रहती है। जैसे मैं 2-4 अशुद्धियां मूल है, उनकी चर्चा करता हूँ, जहाँ से आरएस में हर बार प्रश्न आता है। जैसे 2016 में एक वाक्य आया था, वे इस शहर के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इस वाक्य में लब्ध प्रतिष्ठित शब्द गलत दिया है, तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। और ऐसी ही तरह अशुद्धियां हैं, सर्वनाम के कारण है, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, अनुपयुक्त शब्द, अनावश्यक शब्द है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। तो इन अशुद्धियों के 20-25 प्रमुख वाक्य हैं। 20-20 वाक्य तो बोर्ड की पुस्तक में दिए हुए हैं। और लास्ट में मैं एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा, वो पुस्तक ले आओगे तो उसमें प्रत्येक गलती के 50-50 वाक्य दिए हुए हैं। मेरे अनुसार आरएस में उससे बाहर नहीं जाएंगे, जी और उससे बाहर थोड़ा कोई नया आ गया तो पैटर्न वही रहेगा, फिक्स पैटर्न के जो है वाक्य वही आते हैं। तो आसानी से, थोड़ी सी ट्रिक से, थोड़ी सी समझ से, उन गलतियों को देखते हुए यदि आप वाक्य शुद्धि तैयार करते हैं, और वाक्य शुद्धि को लिखने की जरूरत नहीं, आप गलतियां देखें, अशुद्ध वाक्य देखें, और उसमें एक तरफ आप हाथ दे दें, अशुद्ध का शुद्ध कैसे होता है खुद पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आसानी से आपके हो जाएगा। इसके साथ ही एक चीज गलती होती है कि आप हिंदी में बिंदी की गलती भी मान्य है। जी आपको बिंदी कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, ये विशेष ध्यान रखना है। तो वाक्य शुद्धि में जैसे आप वचन संबंधी अशुद्धि पढ़ोगे, तो जिस वाक्य में बहुवचन हो, अर्थात बहुवचन में बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो वहां पर लास्ट में जो है प्रयुक्त होगा उसमें बिंदी आएगी। कुछ विद्यार्थी जैसे लिखते हैं करेंगे, इन्होंने, तो यहाँ पर बिंदी गलत लगा देते हैं, लास्ट में लगा देते हैं, लास्ट में नहीं आती है। जैसे हों पर बिंदी आएगी, इन्होंने में, करेंगे में रे पर आएगी, है जिस पर बहुवचन है वाक्य में वहां है पर बिंदी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं जहां पर भी लिखो उस पर बिंदी आएगी, मैं जहां पर भी लिखो उसमें बिंदी आएगी। तो ऐसी कुछ सामान्य जानकारियां हैं, जिनका माध्यम हिंदी है, उनके सभी पेपर में ये चीजें उपयोगी रहती है। जी तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों टॉपिक के ढंग से पढ़ लेना चाहिए, जिनके माध्यम हिंदी है। और जिनके माध्यम अंग्रेजी है, उनकी हिंदी कमजोर होती है, तो उनको भी विशेष तौर से देखने की आवश्यकता है इन टॉपिक्स को।
तो मैंने ये 5 टॉपिक ऐसे बताए हैं जो पार्ट ए में है, जिनमें समझ विकसित करनी है, थोड़ा समझना है आपको, रटना नहीं है। जैसे संधि को कोई रट के बैठ जाए तो मेरे अनुसार उसका काम नहीं चलेगा आरएस। उसके बाद 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको थोड़ा रटना भी कह सकते हैं जी। या फिर उसमें थोड़ा अध्ययन करना रहेगा। उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पर्यायवाची। देखिए साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में पर्यायवाची याद करते हैं तो जैसे अग्नि के पर्यायवाची है 20 शब्द है तो 20 पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आरएएस में अलग है। आरएस में आपको दे देंगे जैसे अग्नि के 4 पर्यायवाची बताएंगे, तो कोई 4 आपको कम से कम पर्यायवाची याद है। इसके लिए मतलब एक लिस्ट बना के चलते हैं तो 150-200 पर्यायवाची यदि आप पढ़ लेते हो तो उनमें से आपके प्रश्न पुटअप हो जाते हैं। जी। और उन्हीं प्रश्नों में से आपको ध्यान रखना उन सभी शब्दों के 4-4 पर्यायवाची कम से कम आपको याद रहे। और पर्यायवाची याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिख लिख के याद कीजिए। आप अपने पढ़ने की कमरे में लिख कर एक लिस्ट बना ले, सामने चिपका दे। सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले उस लिस्ट को देखते रहें घूमते करते, तो इससे आपके वो कंठस्थ हो जाएंगे। और महीना भर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। और यदि पर्यायवाची तैयार हो गए तो युग्म शब्द ऑटोमेटिकली आपके काफी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाचियों में उन्हीं का जिक्र हो जाएगा। फिर है विलोम शब्द। विलोम शब्द में थोड़ा विस्तारित मैटर है, 10 से 1 पेज का मैटर आप आसानी से यदि पढ़ सकते हैं तो उनमें से आपके विलोम शब्द कवर हो जाते हैं। तो और विलोम शब्द के साथ ही युग्म शब्द या इनको कहते हैं संश्रुत विनार्थक शब्द या समोच्चारित विनार्थक शब्द या युग्म शब्द। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए हैं वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं। और एक और टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपके सामने एक वाक्यांश दे देंगे और उसके लिए सार्थक एक शब्द बताना होगा। जैसे मैं चर्चा करूंगा वो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ये कल के ग्राम सेवक के पेपर में आया था। तो विद्यार्थी पर्वत के नीचे और ऊपर की दोनों की भूमि के नाम में कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती? अद्वितीयका। और नीचे की समतल भूमि है पर्वत की, वो कहलाती उपत्यका। तो ऐसे कुछ जो ट्रिक्स वाले शब्द है उनको ध्यान से देखें, लिखें और जहां जहां आपका कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन तुरंत दूर करें और उनके लिए एक ट्रिक्स अपने दिमाग में सेट कर लें। तो इस तरह से आपके ये 4 टॉपिक मैंने बताए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इनको नियमित रूप से आप समय दीजिए। इसके लिए बहुत डिटेल में यदि पढ़ना है तो एक गाइड बाजार में प्रकाशित है राघव प्रकाश जी की, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन संक्षेप में पढ़ना है तो कोई विद्यार्थी मेरे पर्सनल नोट्स हैं वो ले सकता है, मेरे से प्राप्त कर सकता है। डिजिटल रूप में भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण है रचना एक पुस्तक है जिसके लेखक रतनलाल जी गोयल, सोमदान जी चारण वगैरह हैं और वो बोर्ड में 15 वर्ष तक पुस्तक चली थी, 2003 से 2015 तक। तो उसमें भी बढ़िया मैटर दिया हुआ संक्षेप में। सर एक तो जैसे ऐसे होता है बच्चे हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो बहुत लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं लगातार, हिंदी को साइड में कर देते हैं, अरे फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं तो इतना सीरियस नहीं होते। तो कोचिंग का भी उनका ऐसे रहता है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोचिंग का, उसको वो एकदम साइड में कर देते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे। तो किस जी जी तरीके से स्टार्टिंग से उनको लेना है, कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऑफलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन? देखिए मैडम, कोचिंग तो जैसे संधि किसी के नहीं समझ में आई हुई है तो वो किताबों में देख के नहीं समझ सकता, मैं तो जी। ये मानता हूँ। संधि समझने के लिए उसको ऑनलाइन यदि उचित समझते हैं तो ऑनलाइन में देख सकते हो। जैसे मेरे खुद के वीडियो आरएस के अकॉर्डिंग काफी वीडियो डाले हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जी। यदि किसी भी विद्यार्थी के समझ में नहीं आया हुआ तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकता है घर बैठे बैठे, और उसमें कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा। और यदि अब समय कम है, मैं 2021 के आरएस की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जी तो ये जी अब जी। आपके पास समय नहीं है कहीं नहीं है। आप जाके ऑफलाइन कोचिंग ले लो। जी। रोज के 2 घंटे खराब करना से उचित है कि आप कहीं घर बैठे-बैठे कुछ टॉपिक, ये 5 टॉपिक जैसे आपके समझने वाले हैं, तो उनके कुछ वीडियो देख लोगे तो आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी। तो अभी 2021 के लिए कोचिंग नहीं करनी, जी। आपको स्व अध्ययन करना है। एक हो सर सकता है ये किसी एक सर इसका हिंदी जो के ये किसी थर्ड टीचर से पार्ट है निबंध वाला, हुँ, इसमें भी हुँ, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, उनको ऐसे लगता है 20 नंबर का है,
जैसे पहला था 50 हम्म। नंबर का, दूसरा 50 नंबर का, तीसरा है 20 नंबर का। लेकिन जब कोई स्टूडेंट 1 नंबर से पिछड़ रहा है, 2 नंबर से पिछड़ रहा है, तो वो 20 नंबर बहुत मायने रखता है। दूसरा ये चीज़ होता है कि हमने तो फर्स्ट क्लास से निबंध लिखना सीख लिया, गाय पे लिखा, ये लिखा, और उसके ऊपर इतना फोकस वो नहीं करते। कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस तरीके से निबंध लेखन की उनको अभ्यास करना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, ये एक बार स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे सर आपसे। मैं मैडम अभी पार्ट ए की बात पूरी नहीं कर चुका हूँ, थोड़ी 2 बातें और पार्ट ए में करके फिर बे और फिर से जी, पर जी, जी। चलूंगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। जी। पार्ट ए में 2 ऐसे टॉपिक है, मुहावरे एवं लोकोक्ति। हुँ। आपको मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न में आपको पूछेंगे इनका वाक्य में प्रयोग करिए। तो पहले तो आपको अर्थ आएगा तब आप वाक्य में प्रयोग कर पाओगे। तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों के वाक्य में प्रयोग करते समय हम उलूल जुलूल वाक्य बना देते हैं और हमारे मन में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि ये तो अपने सही है। जी। लेकिन सबसे अधिक पार्ट है में यदि किसी विद्यार्थी की गलती होती है तो मुहावरे और लोकोक्ति में वाक्य में प्रयोग करते समय होती है, जिसके नंबर काटने का अधिकार शिक्षक के पास होता है। हल्की सी आप व्याकरणिक कोई भी गलती करते हैं तो भी वो नंबर काट लेंगे, या सटीक वाक्य नहीं बनाया है तो भी काट लेंगे। तो जी। पहले तो आपको मुहावरे लोकोक्ति के वाक्य के प्रयोग में अर्थ सीखना है, अर्थ सीख कर फिर वाक्य बनाना ढंग से सीखना है। इसके लिए आपको लिखित प्रैक्टिस करनी है, रोज के 10-15 मुहावरे 10-15 लोकोक्ति ले खुद वाक्य बनाए, और या तो किसी अपने नजदीकी जो भी है शिक्षक उससे वो चेक कराएं, या खुद ही चेक कर लें, या कोई सहपाठी से ही चेक करवा लें कि क्या जी। ये सही है, या खुद अपनी किताब में देख कर वापस चेक कर लें। तो इस तरह से मुहावरे लोकोक्ति की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद एक टॉपिक के लास्ट बच जाता है पार्ट ए का, पारिभाषिक शब्दावली या हुँ, हुँ। प्रशासनिक शब्दावली। इसको भी लोग बाग हल्के में ले लेते हैं। इसमें मुख्यतः 400 शब्द हैं, लगभग जी। 400 शब्द हैं। वो मेन 400 शब्द आप थोड़े ढंग से यदि देख लेते हैं तो पारिभाषिक रूप से वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो जी। ये पार्ट ए का सिलेबस हुआ, 11 टॉपिक थे। मैंने हर एक टॉपिक के बारे में विद्यार्थियों से बात की। अब मैं बात करता हूँ पार्ट बी, भाग ब भी 50 अंक का है। जी। सबसे अधिक नंबर यदि विद्यार्थी के कटते हैं ना, वो यहाँ है। जो पार्ट है कि मैं बात कर रहा था उसमें विद्यार्थी 50 में से 50 भी ला रहे हैं, 49 भी ला रहे हैं, 48 भी ला रहे हैं। मतलब यदि सबसे किसी ज़्यादा को अगले स्कोरिंग पार्ट फर्स्ट है। वहाँ बच्चा पार्ट फेस्ट, 100 में से आउट ऑफ 100 ला सकता है। हाँ, एक और बिल्कुल 50 का है, वो 50 में से 50 ला सकता है, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी के 40 से कम नंबर आते हैं इसमें, जी। तो जो शिक्षक कॉपी चेक करता है उसकी एक मानसिकता बन जाती है कि इसको ज्यादा नहीं आता है, और वो पार्ट बी और सी में भी उस अनुसार मार्किंग करता है। तो पहले तो आपका पार्ट ए स्ट्रांग होना चाहिए। जी। कॉपी चेक होती है सबसे पहले हिंदी की होती है, पार्ट ए की होती है, और इसमें विद्यार्थी की वो क्या कहते हैं ना, क्षमता पता चल जाती है। जी, जी, जी। तो 45 प्लस नंबर कम से कम पार्ट ए में आए तो आपके बी और सी में भी अच्छे अंक आएंगे। हालांकि आपने ए में कम नंबर लाए और बे में अच्छा कर दिया फिर भी नंबर कम मिल सकते हैं आपको, मतलब पार्ट क्योंकि उसमें पार्ट फर्स्ट बी, ब और से दोनों का आधार है एक तरीके से। अगर ब और से में अच्छे हाँ, नंबर लाने हैं तो आपको फर्स्ट में अच्छे नंबर लाने ही होंगे। उसकी तैयारी आपको करनी ही होगी बहुत अच्छे से। जी सर। बिल्कुल मूल आधार है वो पार्ट है। अब पार्ट बी में बात करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक आता है संक्षिप्तीकरण। जी। संक्षिप्तीकरण में क्या होता है कि मूल जो पैराग्राफ दिया गया है 150 शब्दों का एक पैराग्राफ आता है, उसको आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। यहाँ शब्द सीमा का ही लॉजिक है। शब्द सीमा का लॉजिक मतलब यही है कि एक विद्यार्थी सामान्यतः अपनी कॉपी में एक लाइन में लिखता है तो 8 से 10 शब्द, 7 से 10 शब्द लिखता है वो। तो 3 से 4 लाइन या 5 लाइन लास्ट है, उससे ज्यादा नहीं करना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। अब कैसे करोगे संक्षिप्तीकरण? उस पैरा को पूरे को पढ़िए, एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए, और फिर उसका सारांश लिखते समय मूल भाव उस पैराग्राफ का है वो नहीं जाना चाहिए। मूल भाव को समाहित करते हुए कुछ नए शब्द अपनी ओर से डाल के नए वाक्य बनाकर ही उसका अर्थ लिखें। और उस पैरा का शीर्षक यदि आप गलत देते हो तो सीधे सीधे आपके नंबर चले जाते हैं, फिर जी। आपके 2 या 3 नंबर ही नहीं मिलेंगे। आपने उचित शीर्षक नहीं दिया है। और शीर्षक कैसे देना है, वही 3 बार पढ़ोगे तो आपके सामने एक बात निकल कर आ जाएगी कि इसमें किस विषय वस्तु की चर्चा हो रही है। जो पैराग्राफ लिखने वाला है वो क्या चाह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो वो 2 शब्दों में या 3 शब्दों में
या आधी लाइन में ही उसका शीर्षक देना और फिर अच्छे से उसका संक्षिप्तीकरण कर देना। तो ये तो 10 नंबर का हो गया। उसके बाद आता है भाव विस्तार या पलवन। ये भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी और उसमें लगभग 150 शब्द देने। भाव विस्तार या पलवन में सबसे पहले जो पंक्ति दी गई है, पहली 2 या 3 लाइनों में उस पंक्ति को अर्थ स्पष्ट करना है, पहली 2 या 3 लाइनें। उसके बाद उससे मिलते-जुलते उदाहरण देने हैं और उसको और अच्छे संसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों से भी जोड़ना है। जैसे आती है, जाने पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, या करत करत अभ्यास के। तो ये लगभग 25 या 30 ऐसे पलवन के लिए पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों की आप रोज का एक लिखकर प्रैक्टिस कर लें और बढ़िया से इसमें दृष्टांत अर्थात उदाहरण देने होते हैं। और यदि आपको उसी के समकक्ष कोई दोहा, कोई उक्ति, कोई इंग्लिश की उक्ति, कोई हिंदी की उक्ति यदि याद है या कोई ऐसा उदाहरण याद है तो वो जरूर लिखना है और अंत में उस उक्ति को वापस चरितार्थ करते हुए उसको स्पष्ट कर देना। तो इस प्रकार ये पलवन और संक्षिप्तीकरण 2 मेन टॉपिक हो गए। फिर आता है पत्र लेखन। इस पत्र लेखन में विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पत्र के प्रारूप प्रचलित हैं। जैसे मैं बात करता हूँ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की, तो वहाँ पत्र का प्रारूप अलग है। राजस्थान सरकार में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, अर्थात राजस्थान सरकार का सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप अलग है। आप लोग राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको राजस्थान सरकार के पत्र का पैटर्न ही लेना है। जो भी सामान्य कार्यालय पत्र का पैटर्न है, इसके लिए बोर्ड की पुस्तक देख सकते हो आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें आदर्श पैटर्न है। या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय का कोई भी लेटर उठा सकते हो। अपने इर्द-गिर्द कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त है, तो उसकी फाइल उठा लो, उसमें खूब सारे शताधिक लेटर मिल जाएँगे। उनसे प्रारूप आप देख सकते हो कि कैसे-कैसे लिखे जा रहे हैं, किस-किस विभाग के कैसे पत्र आते हैं। या आजकल नेट पर सब उपलब्ध है, जैसे कार्मिक विभाग जो आरएएस के लिए जिम्मेदार है, जिसके द्वारा पोस्टिंग दी जाती है, तो कार्मिक विभाग की वेबसाइट उठा लो, परिपत्र देखना है, कार्यालय आदेश देखना है या कार्यालय पत्र देखना है, सब उस पर उपलब्ध है। आप वहाँ से डाउनलोड करो और उसको देखकर लिखो। कुछ विद्यार्थी क्या कर थोड़ा-सा कहीं मेरे नेटवर्क में बीच प्रॉब्लम आ गई थी। अभी सर अरे मैं कॉल आ रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। अच्छा, जी। तो आप पत्र के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ऊपर की बॉडी का होता है जिसमें कार्यालय का नाम, सरकार का नाम, प्रेस स्थिति, प्रेषक, विषय वगैरह। उसके बाद बीच में मेन विषय वस्तु क्या है वो, और लास्ट में आपके पृष्ठांकन वगैरह होता है या भौतिय वगैरह लिखना है या कुछ और लिखना है या कॉपी टू किसी को देना है, प्रतिलिपियाँ संलग्न करनी है। तो इन तीनों पार्ट के पैटर्न को देखने के लिए बोर्ड की पुस्तक देख सकते हैं या कार्मिक विभाग की वेबसाइट से कुछ पत्र डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। विद्यार्थी क्या करता है, पत्र लिखते समय, सामान्य कार्यालय पत्र लिखते समय ऊपर नीचे सब सेट कर देता है, सही लिख देता है, लेकिन बीच में जो विषय वस्तु है उनको बहुत संक्षेप में निबेड़ देता है और उस वजह से उसको अंक नहीं मिलते। कम से कम 2 पैरा डालने हैं और थोड़ा उसको बड़ा करना है। यानी पत्र के लिए जो आपकी मेंस की कॉपी में जितना स्पेस दिया हुआ लगभग स्पेस कवर हो और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सुपाठ्य होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए और सजावट यहाँ विशेष ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी जाए। आदर्श प्रारूप होना चाहिए। इसके लिए मैं एक पुस्तक भी सजेस्ट करता हूँ। च्यवन प्रकाशन की एक गाइड है, लेकिन गाइड के जो लेखक हैं वो पहले बोर्ड के लेखक रह चुके हैं। उन्होंने आरएस के लिए स्पेशली एक 150 रुपए की किताब निकाली है। सुगम च्यवन प्रकाशन की है, आरएस के लिए हिंदी व्याकरण की, और लेखक का नाम है रतनलाल जी गोयल। वो पुस्तक आप खरीद सकते हैं जिसमें पूरे इस पेपर के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर है और बढ़िया मैटर दिया हुआ है और टू द पॉइंट एकदम अच्छा है। मैंने खुद उस पुस्तक को देखा है, अध्ययन किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पत्र लेखन, मैंने बता दिया। उसके बाद आता है प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन में यही निविदा है, अपने अधिसूचना है, इनमें भी सेम पैटर्न जो पत्र का था वही पैटर्न ध्यान रखना है। कार्मिक विभाग से या निविदा के लिए आप डेली के समाचार पत्र आते हैं, उनमें विभिन्न विभागों की निविदाएं आती है, तो वो देख सकते हैं, निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना, परिपत्र। तो इन चीजों को, यानी 2 चीजें थी, एक तो सामान्य कार्यालय पत्र और एक प्रारूप लेखन। ये दोनों ही 10-10 अंक की है। तो इसको आपको विशेष तौर से तैयार करना है। रिटन प्रैक्टिस इसमें भी बहुत ज्यादा मांगते हैं। उसके बाद लास्ट आता है अनुच्छेद, कोई एक देंगे उसका अनुवाद करना है। इंग्लिश का अनुच्छेद दे दिया, उसको हिंदी में अनुवाद करना।
तो अनुवाद के लिए आपको अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन करना है। देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों अध्ययन होंगे तभी आपको क्लियर से ये टॉपिक हो पाएगा। तो ये एक 10 नंबर का ऐसा पैरा है जिसमें सामान्यतः हमारे मारवाड़ क्षेत्र के विद्यार्थी जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, उनकी बहुत अधिक गलती होती है। जी। तो वो लोग 15-20 दिन के लिए भी इंग्लिश का किसी अच्छे शिक्षक से ट्यूशन लेवें। आपको अंग्रेजी का नॉलेज होगा तभी आगे के 80 नंबर जो इंग्लिश के और बिल्कुल। 10 नंबर ये 90 नंबर इंग्लिश के हैं। तो ये तो हुआ पार्ट बी। जी। अब मैं लास्ट पार्ट है सी उस पर बात करना चाहूंगा। पार्ट सी है वो निबंध लेखन का। देखिए निबंध लेखन करते समय आपके पास शब्द सीमा भी तय रहती है। जैसे पहले तो आरएस में 500 शब्द सीमा होती थी, आईएएस में तो बहुत बड़े-बड़े निबंध मांगते हैं, 2 निबंध आते हैं सवा सौ नंबर के, हुँ। हजार-हजार शब्दों में वो निबंध मांगते हैं। लेकिन आरएस में शब्द सीमा 250-300 ही है, ज़्यादा नहीं है, पहले हुँ। 500 थी, अभी शब्द सीमा कम है। अर्थात जी। आपको जो भी निबंध का विषय दिया जा रहा है, उसमें आपको सारगर्भित रूप से बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आपको लिखनी है। अब निबंध के कुछ तो परंपरागत विषय हैं, जैसे मैं बात करूँ महिला सशक्तिकरण है, महिला शिक्षा है, जी। सोशल मीडिया है, ये परंपरागत है, आतंकवाद है, प्रदूषण है, जल संरक्षण है। लेकिन कुछ नए मुद्दों के भी निबंध आपको तैयार हो। आप निबंध को 2 हिस्सों में बाँटें, एक तो हुँ, हुँ। परंपरागत विषय, एक नवीन विषय। जैसे नवीन विषय में आ सकता है वैश्विक महामारी कोरोना या राजस्थान सरकार का कोरोना काल में प्रबंधन, जी। ऐसा कोई भी चीज़ दे सकते हैं, जिस पर आपको नए आंकड़े भी कुछ देने हैं और ऐसा अध्ययनात्मक मतलब प्रस्तुति देनी है ताकि पढ़ने वाला बिल्कुल निखर जाए और अच्छे अंक दे दे। साथ में निबंध लिखते समय जो-जो चीज़ मेन हो, उनके नीचे ज़रूर अंडरलाइन करें, जी। क्योंकि हाइलाइटर से यदि आप कर दोगे तो कॉपी डिजिटल रूप से चेक होती है और हाइलाइटर वहाँ शो शो नहीं होगा, लेकिन अंडरलाइन यदि पेन से की हुई है तो वो उसको दिखेगी। कि जल्दी-जल्दी पढ़ता है तो टीचर का ध्यान आकर्षित होता है, तो मेन-मेन चीज़ें जो निबंध में हैं, वो आप ज़रूर अंडरलाइन करें। जी। अब परंपरागत शैली में अपन निबंध लिखते हैं, उसमें हमें कम से कम 500-800 शब्द सीमा चाहिए। जैसे प्रस्तावना, रूपरेखा, फिर बिंदु बना के लिखते हैं, तो वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास शब्द सीमा 250 ही है। आप कहाँ बिंदु बनाओगे, कहाँ विस्तारित करोगे? बिल्कुल। तो आप पहले पहले पैरा में जो निबंध दिया है, उसकी मूल अवधारणा या कोई परिभाषा या क्या चीज़ है, उसके बारे में बता दीजिए। फिर बीच में अभी हाल ही में इसके बारे में क्या-क्या हो रहा है। फिर लास्ट में अपना निष्कर्ष ज़रूर दें, अपनी तरफ से। कि क्या इसमें और सुधार किए जा सकते हैं, वर्तमान में क्या सुधार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से बढ़िया निबंध तैयार करके यदि आप प्रस्तुत करते हैं, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अच्छे-अच्छे शब्द उसमें डालते हैं, तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। जी। जो पार्ट ब और पार्ट छ था, इनमें थोड़े अंक कम मिलते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें कि इनमें अंक कम मिलते हैं और इनमें अंक कैसे चुराने हैं, अधिक से अधिक रिटन प्रैक्टिस करके। अभी आप डेली में 1 निबंध या सप्ताह में 3 निबंध अवश्य लिखें। 25 विषय तय कर लें और 25 विषयों में से एक-एक विषय को पहले या अच्छी तरह से तक पढ़ लें, तैयार कर लें, फिर लिखें, फिर खुद ही चेक करें। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। और यदि आपको उपलब्ध हो सके, तो पिछले आरएस 16 में या 18 में चयनित स्टूडेंट्स से मदद लें कि आपकी हिंदी की कॉपी हमें उपलब्ध करवाएँ। ताकि उनसे आपको एक आइडिया हो जाए कि इन लोगों ने कैसा निबंध लिखा था या कैसा कौन-सा उत्तर दिया था ताकि इनको इतने नंबर मिले। तो आपके दिमाग में, ज़हन में एक थ्योरी विकसित हो जाएगी कि इस प्रकार के उत्तर लिखने से अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो आप जो शैली लिख रहे हैं उसमें यदि बदलाव की आवश्यकता होगी तो भी आप कर पाओगे। तो एक ये काम कर सकते हैं, किसी भी विद्यार्थी से उसकी हिंदी की कॉपी जो चयनित हो चुका है, उसकी आरएस मेंस की कॉपी लें और फिर जी। उसका अध्ययन करें। और बाकी व्याकरण वाले कोई भी टॉपिक यदि समझने में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल जो ऑथेंटिक चैनल हो उसको देख सकते हैं। जैसे मेरे खुद के चैनल पर ये आरएस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उनके वीडियोज़ उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब जी। आप और कोई पूछिए, मैंने मेरी बात लगभग-लगभग बता दी। सर, मैं जिस किताबों की बात एक और कर देता हूँ। जी। अ, अ, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे लेकिन मेरा पहला ही क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपने बाकी सारे क्वेश्चनों को समाहित करते हुए, मतलब आज का जो सेशन है बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट की जो भी प्रॉब्लम थी, पूरी मुझे उम्मीद है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आपने सिलेबस बताते हुए, हर टॉपिक को लेते हुए, हर
बच्चे कहाँ उसमें गलतियां करते हैं, किस तरीके से सुधार करना उनको है, मतलब वो जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए सर, अभी जैसे मेंस के लिए स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो एक कितना टाइम उन्हें अब इस समय हिंदी सब्जेक्ट को देना चाहिए? मेरे अनुसार हिंदी और अंग्रेजी विषय दोनों को डेली के 2 ढाई घंटे देने। और हिंदी में यदि 4 टॉपिक 5 टॉपिक वो समझ लिए हैं, तो फिर आपको विलोम, पर्याय, युग्म इनको एक बार रीडिंग करते डेढ़ एक-एक टॉपिक चलता रहे। साथ में एक निबंध लिख दें। जी। आज जैसे निबंध लिख लिया तो दूसरे दिन कोई पत्र लिख लिया या कोई प्रारूप लिख लिया, कोई निविदा लिख ली। तो इस तरह से थोड़ा-सा 2 ढाई घंटे डेली का टाइम, घंटा डेढ़ घंटा हिंदी को दे दिया, घंटा डेढ़ घंटा इंग्लिश को दे दिया। तो जी। 4 पेपर है, आप 4 पेपर में जितना टाइम देते हो उतना-उतना एक। मान लीजिए आप 12 घंटे पढ़ते हो, तो 12 3 घंटे में आते हैं, तो 3 घंटे में से डेढ़ घंटे हिंदी के लिए आ जाए, डेढ़ घंटा इंग्लिश के लिए आ जाए। तो ये बिल्कुल। अब किताबों की बात करता हूँ। हाँ जी सर, मेरे प्लीज। अनुसार किताब जो है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, एक जी। इस किताब को आप आधार ग्रंथ मान लें। हालाँकि इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची थोड़े कम दिए हुए हैं, लेकिन जो दिए हुए हैं वो बेहतर है। एक किताब ये पढ़ सकते हैं, मेरे पास कुछ किताबें भी हैं, मैं उनका भी थोड़ा ज़िक्र करूँगा। 1-2 किताबें और हैं, मैं आपको फ़ोटो सहित बताता हूँ। यदि किसी विद्यार्थी को उपसर्ग वगैरह और डिटेल से पढ़ना है, तो जी। वैध हिंदी व्याकरण है। ये डॉक्टर के.आर. मैया और डॉक्टर विमलेश जी शर्मा की पुस्तक है। इसमें इन्होंने वितान पब्लिकेशन की है, बहुत डिटेल से विषय वस्तु को समझाया जी। है। जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, वो इसमें देखने हैं, संधि है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे अनुसार इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। या शब्द शुद्धि है, वो भी काफ़ी ढंग से दी हुई है। तो एक तो बोर्ड की पुस्तक बताई वो, नवीन जी। हिंदी व्याकरण एवं रचना। दूसरी ये, या फिर राघव प्रकाश जी की वाली व्यावहारिक हिंदी व्याकरण। इन 3 किताबों में से कोई 2 किताब पढ़ लें आप, ज़रूरी नहीं है सब पढ़ें। और एक और किताब बता रहा था मैं, बोर्ड वाले लेखक की ही पुस्तक है जी। और जी। उसका नाम है च्यवन प्रकाशन, शुभम प्रकाशन, कुछ प्रकाशन का तो ऐसा नाम है। मैं आपको व्हाट्सएप पर उस जी, हाँ, बुक की वो कवर पेज लास्ट में भेज दूँगा। वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन में मैं हाँ, डाल दूँगी, ताकि स्टूडेंट वहाँ से सभी हाँ, बुक्स के नाम एक बार देख लेंगे अच्छे से। और बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, जैसे 4th पेपर 200 नंबर का है, 120 इसमें जो है हिंदी है। तो एक स्टूडेंट जब इस प्रिपरेशन करने लगता है, तभी वो हर सब्जेक्ट का एक लेकर के चलता है कि किस सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर चाहिए, ताकि वो एक मान के चले कि वो सिक्योर हो गया है। तो यहाँ 120 का है अपना हिंदी का, तो कितने नंबर उसे मान के चलने चाहिए, कितने नंबर की वो वहाँ सिक्योर कर लेगा अपनी सीट? मेरा मेरा ये मानना है कि जिसकी इंग्लिश बेस्ट है, उसकी हिंदी थोड़ी हो सकता है कमज़ोर हो, तो हिंदी हुँ। कमज़ोर है तो वहाँ 80 नंबर वो ले आए, 75 से 80। इंग्लिश बेस्ट है और हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको ये ऐसी मेहनत करनी है कि 75 से 80 के बीच नंबर उसको आ जाए। और जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी उसको बेटर करनी है फिर, जी। और वो फिर 90 तक पहुँचने का प्रयास करे, 85-90 तक। 90 से ऊपर यदि जा रहे हो तो आप फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जी। जी। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट स और पार्ट ब है उनमें 50%, 55, 60% तक ही नंबर मिलते हैं। हुँ, इससे हुँ। ज़्यादा पूरे नंबर देते नहीं हैं। फिर भी आप बहुत बढ़िया लिखते हो ना, तो जैसे पल्लवन है, संस्कृतिकरण है, इनमें साढ़े 6-6, 7-7 नंबर 10 में से मिल जाते हैं। निबंध है तो 12-13 मिल जाए, 14 मिल जाए, तो ये बेहतर नंबर है। जी। बाकी देते ही नहीं नंबर, क्योंकि आप बेहतर लिखते हो तो ही मिलेंगे, और नंबर काटने की गुंजाइश इसमें केवल वहीं है। कहाँ? पार्ट बी और सी में ही कट सकते हैं, ए में तो कटेंगे ही नहीं। तो इस तरह से आप 80 से 90 के बीच अंक हिंदी में प्राप्त कर लें, फिर इंग्लिश की भी सामर्थ्य अनुसार थोड़ी मेहनत करके 60-70 नंबर ले लेंगे, तो आप 140 प्लस हो जाएँगे। 140 प्लस मतलब आपका चयन सुनिश्चित है। जी। पेपर 1, 2, 3 तीनों में आप यदि 80-85 एवरेज नंबर लाते हैं और पेपर 4th में 140 नंबर लाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है टॉप 20 में। और इंटरव्यू में आपको 60-65 नंबर लाने हैं, वो आप यदि रणनीति से तैयारी करोगे तो मिल ही जाएँगे। जी। जी। क्योंकि देखिए सर, ये बात है। सबसे इम्पोर्टेंट आरएस एग्जाम के लिए जो मेंस है, इंटरव्यू फिर भी 100 नंबर का है, 12% ही वो अपना एक हिस्सा रखता है। तो यही था कि स्टूडेंट्स मेंस को लेकर ही। सर, शायद आपके नेट में एक बार फिर से कहीं कुछ प्रॉब्लम है?
नहीं आ रहा, ठीक। तो मेंस एग्जाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यहीं से एक उसका परसेंटेज वगैरह का होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैडम हिंदी सब्जेक्ट जिसको हम कहीं ना कहीं सामान्य मान के अवॉइड कर देते हैं, तो आप आए हमारे बीच में स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। निसंदेह जो आज का सेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मदद करने वाला है। जिस तरीके से आपने एक एक बारीकियों बताई, कहाँ गलती करते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, निसंदेह स्टूडेंट्स को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं आपको सर धन्यवाद देती हूँ। और से कोई भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी यदि थोड़ी बहुत भी सलाह लेके बनता है आरएएस, तो सभी के लिए गर्व की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनश्च सभी का साधुवाद। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे उन सबको भी मेरी ओर से आरएएस 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आरएएस 21 में आप यदि सफल नहीं हो पाते हो किन्हीं कारणों से, तो आगामी आरएएस के लिए बढ़िया रणनीति बनाकर अभी से जुट जाएं। प्री की तैयारी नहीं करके मेंस की और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग तैयारी करें, जी ताकि आप अगली भर्ती में चयनित हो पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।